हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था सीएसएस की प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज, राइट। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्टर्स। अलग अलग टाइप के सिलेक्टर्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, जैसे कि आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये सारे सिलेक्टर इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ओवरऑल सीएसएस का मोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि सीएसएस कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं सीएसएस आईडी सिलेक्टर। अभी आईडी सिलेक्टर क्या होता है? तो आईडी सिलेक्टर हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है, ठीक है। आईडी सिलेक्टर क्या होता है? यूनिक होता है। द आईडी सिलेक्टर सिलेक्ट द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन एचटी एलिमेंट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है। आईडी सिलेक्टर का यूज कब होता है? जब आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट पे सीएसएस अप्लाई करना है, उस केस में आपको आईडी सिलेक्टर यूज करना है, ठीक है। एंड आईडी इज ऑलवेज यूनिक विद इन द पेज, सो इट इज यूनिक एलिमेंट। ओके ओके। तो आईडी सिलेक्टर हमेशा क्या होता है? यूनिक होना चाहिए विद इन द एचटीएमएल पेज, ठीक है। आईडी सिलेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए? यूनिक होना है। इसका हम लोग देखेंगे एकदम कोड के साथ, हर एक चीज देखने वाला है। इट इज रिटन विद इन द हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द आईडी नेम, ठीक है। इसको लिखा जाता है विथ हैश कैरेक्टर, उसके बाद उसका आईडी नेम, उसके बाद हमारा सीएसएस का डिक्लेरेशन आता है। ऑलराइट। तो कुछ ऐसा देखो, आईडी सिलेक्टर कुछ ऐसा दिखता है। आपको हैश लिखना है, टाइल टैग के अंदर आपको हैश लिखना है, फिर आईडी का नाम। तो ये आईडी का नाम कहाँ से मिलेगा? आपको टैग के अंदर आईडी का नाम देना पड़ेगा। तो समझिए पी टैग के अंदर, अब देखो आईडी का नाम क्या है? यहाँ पे पैरा1 है, तो यहाँ पे देखो इसलिए लिखा है हैश पैरा1, ठीक है। तो हैश मतलब क्या हो गया? यहाँ पे बता रहा है कि ये आईडी है, आईडी सिलेक्टर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? डिक्लेरेशन होगा। याद है हम लोग ने सीएसएस का जो सिंटैक्स देखा था, उसमें क्या देखा था कि जो हमारा जो पहला पार्ट होता है सिंटैक्स में, वो होता है सिलेक्टर, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है। अगर आपको याद ना होगा तो मैं वापस से जाता हूँ उस पेज पे। होप देखो यहाँ पे, तो सीएसएस का जो सिंटैक्स है उसमें क्या था? पहले सिलेक्टर आता था, उसके बाद आता था डिक्लेरेशन ब्लॉक, ठीक है। सिलेक्टर में हम लोग यहाँ पे h1 लिखा है, इसको ग्रुप सिलेक्टर बोला जाता है। यानी कि आपके HTML पेज में जितने भी h1 टैग रहेंगे ना, सब में ये जो डिक्लेरेशन है ना, ये जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है, सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम लोग देख रहे हैं आईडी सिलेक्टर। तो हम लोग ने यहाँ पे सिलेक्टर की जगह पे h1 की तरह जगह पे क्या लिखा है? आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है? पहले लिखते हैं हैश, उसके बाद आईडी का नाम, उसके बाद हम लोग लिखते हैं सीएसएस का डिक्लेरेशन ब्लॉक। ऑलराइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। तो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं वीएस कोड में और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो मैं क्लोज कर देता हूँ और हम लोग एक नया ये बनाते हैं। demo.html अपने पास है, राइट। इस पे ही करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पे देखो h1 टैग है, h1 टैग में हेलो सीएसएस आ रहा है। और ये मैं ना बैकग्राउंड निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। ये बॉडी से बैकग्राउंड निकाल देता हूँ क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है इसकी वजह से। ऑलराइट। तो ये मेरा demo.html है, इसके अंदर सिर्फ एक h1 टैग है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? ये जो style.css है, इसको हम लोगों ने लिंक किया है इसके साथ। यहाँ पे देखो style.css को लिंक किया है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिंक नहीं, याद रखना लिंक नहीं करोगे तो कुछ भी, ये देखो सारा कलर विलर सब उड़ गया यहाँ से, एकदम गरीब बन गया, ऐसा लगा गरीब का पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ये जो style.css है ना, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आप एक्सटर्नल स्टाइल यूज कर रहे हो, ठीक है। अब हम देखेंगे आईडी सिलेक्टर का एग्जांपल। अभी तक हम लोग देख रहे थे क्लास सिलेक्टर, सॉरी अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या? डायरेक्टली यहाँ पे ग्रुप सिलेक्टर बोल सकते हो, ये देख रहे थे। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। निकालने के बाद ये पूरा सब कुछ निकाल देता हूँ, ओके। और यहाँ पे क्या है? सब अपना h1 टैग है। तो यहाँ पे मैं h1 टैग में ना एक आईडी देता हूँ। ये आईडी में क्या देता हूँ? का नाम देता हूँ पैरा देता हूँ। सपोज आईडी का नाम क्या देता हूँ? पैरा। या फिर इसका आईडी का नाम देता हूँ हेड, क्योंकि ये हेडिंग है, राइट। आईडी का नाम हेड दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे इसको सिलेक्ट, ये सिलेक्टर को यूज़ कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हैश, उसके बाद इस सिलेक्टर का नाम हेड है तो हेड लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लोग जो भी डिक्लेयर करना है वो लिखेंगे। सपोज इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो यहाँ पे लिख दूंगा फॉन्ट साइज 100 लिख देते हैं, 100 पिक्सल। तो देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया, यानी कि अपना आईडी सिलेक्टर एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे कलर। कलर में क्या कलर दें हम लोग? सपोज ब्लू कलर देते हैं, मैं कलर दे दिया। कलर भी एकदम मस्त काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना आईडी सिलेक्टर। और एक चीज याद रखना,
अगर मैं यहाँ पे एक और H1 टैग लिखता हूँ और यहाँ पे hello CSS2 लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दो आईडी सिलेक्टर सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे एक आईडी आपने बनाया हेड, ये होगा आपका हेड 2 या जो भी आपका अलग से यूनिक नाम लिखना पड़ेगा। वैसे तो CSS दोनों पे अप्लाई होगा, बट ये चीज ना जब आप जावास्क्रिप्ट करोगे ना वहां पे प्रॉब्लम देता है, क्योंकि एक HTML टैग में जो आईडी आप डिफाइन करते हो वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, आपका आईडी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये हेड टैग पे सेम आईडी, दोनों H1 पे सेम आईडी अप्लाई हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग वे है, ठीक है। जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे, जावास्क्रिप्ट के तो हम लोग क्या करते हैं, ये आईडी के थ्रू एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे इशू आता है, ठीक है। हमेशा याद रखना आपके HTML पेज में हमेशा जो आईडी आप बता रहे हो किसी भी एलिमेंट का वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है तो मैं इसको दूसरा नाम देता हूँ H2, और उसके बाद H2 के लिए मैं दूसरा एक हेड, ठीक है, एक दूसरा यहाँ पे हेड 2 बनाता हूँ, उसका नाम हेड 2 था, राइट। इसका फॉन्ट साइज सपोज देता हूँ मैं 50 पिक्सल, ठीक है, और इसका कलर दे देता हूँ मैं सपोज रेड। ऑलराइट, ये हो गया आपका आईडी सिलेक्टर। बट आईडी सिलेक्टर का प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे देखो अपना प्रॉब्लम क्या था कि मेरा दोनों जो है दोनों H1 टैग है वो सेम है, और मुझे क्या करना है, सपोज इन केस मुझे दोनों H1 टैग पे सेम CSS अप्लाई करना है, यानी कि इसका कलर भी मुझे ब्लू रखना है और इसका जो फॉन्ट साइज सेम है इसका भी फॉन्ट साइज सेम ही रखना है, जितना इसका फॉन्ट साइज है उतना इसका भी रखना है। तो उस केस में हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ पे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि दोनों को हेड आईडी हेड दे दे, तो ऐसा तो ये अप्लाई हो जाएगा, बट मैंने क्या बोला आपको जावास्क्रिप्ट में इशू देगा, तो ये रॉन्ग वे हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये क्लास सिलेक्टर, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर में आप क्या कर सकते हो, सेम क्लास सिलेक्टर आप मल्टीपल एलिमेंट्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो आईडी सिलेक्टर का ड्रॉबैक था उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं किसके थ्रू, क्लास सिलेक्टर। तो नेक्स्ट है अपना क्लास सिलेक्टर, ठीक है। तो देखो CSS क्लास सिलेक्टर क्या करता है, CSS क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट HTML एलिमेंट विद द स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, जो हम लोग क्लास एट्रीब्यूट हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। इट इज यूज विद द पीरियड कैरेक्टर। जो आईडी सिलेक्टर था उसको हम लोग किसके थ्रू यूज करते थे, हैश कैरेक्टर, और आईडी क्लास सिलेक्टर को हम लोग किसके थ्रू यूज करेंगे, डॉट, यानी कि पीरियड इसको बोलते हैं, या फुल स्टॉप सिंबल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास नेम सेम वैसे रहेगा जैसे आईडी सिलेक्टर था। द क्लास सिलेक्टर इज यूज व्हेन यू वांट टू चेंज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट विद इन योर HTML पेज, ठीक है। आईडी सिलेक्टर हम लोग यूनिक एलिमेंट्स पे अप्लाई करने के लिए यूज करते थे, बट जो क्लास सिलेक्टर है ना, ये अगर आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक साथ CSS अप्लाई करना उस केस में क्लास सिलेक्टर यूज करना है। तो हम लोग क्लास सिलेक्टर का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सपोज दोनों का ये जो ना दोनों फॉन्ट का कलर अलग अलग चाहिए, लेकिन दोनों का साइज, फॉन्ट का साइज सेम चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका फॉन्ट साइज भी हमको क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो फॉन्ट साइज तो यहाँ पे दोनों में अलग अलग ऐसा डाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना स्टाइल रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्टाइल है ये रिपीट हो रहा है, दोनों में मैं सेम ही स्टाइल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो कलर का हम लोग समझ सकते हैं, कलर का दोनों में अलग अलग कलर है, इसलिए दोनों को अलग अलग आईडी सिलेक्टर में डाल के लगेगा, बट ये तो फॉन्ट साइज दोनों का सेम है। तो क्या हम लोग ऐसा कुछ कॉमन नहीं बना सकते जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही बार फॉन्ट साइज डिफाइन करें और दोनों पे अप्लाई कर दें? तो बना सकते हैं, किसके थ्रू, क्लास सिलेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बनाएंगे क्लास, ठीक है, एक क्लास एट्रीब्यूट बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग देंगे, इसका नाम देते हैं सपोज साइज दे देते हैं, क्योंकि फॉन्ट साइज है ना, तो ऐसा नाम देते हैं साइज, ठीक है। अब ये जो क्लास सिलेक्टर है, ये जो साइज है, इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए हम लोग ये साइज जो क्लास है, यहाँ पे देखो आईडी सिलेक्टर के लिए हम लोग हैश यूज करते थे, यहाँ के क्लास सिलेक्टर के लिए हम लोग यूज करेंगे डॉट, ठीक है, डॉट लिखने का। फिर उसके बाद क्लास का नाम, तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, साइज, यहाँ पे हम लिख देंगे साइज, उसके बाद करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर ये जो फॉन्ट साइज रिपीट हो रहा था ना, इसको यहाँ से निकाल के इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अप्लाई हो रहा है, यहाँ से भी निकाल देते हैं क्योंकि रिपीटेशन दोनों जगह सेम प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे तो चले गया, यहाँ पे फॉन्ट साइज क्यों चले गया, क्योंकि देखो क्लास सिलेक्टर सिर्फ यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ एट्रीब्यूट डाला था, इस पे तो नहीं डाला है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, सेम उठा के डाल देते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या किया, दोनों को फॉन्ट साइज जो था रिपीट हो रहा है, एक क्लास सिलेक्टर में डाल दिया और वो क्लास सिलेक्टर दोनों पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो
आप समझिए दोनों का डिफरेंस क्या होता है। आईडी सिलेक्टर हमेशा यूनिक होना चाहिए किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट में, बट क्लास सिलेक्टर क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, आप मल्टीपल एलिमेंट पे सेम क्लास सिलेक्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट पे सेम क्लास सिलेक्टर यूज कर सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे H1, दोनों H1 टैग पे मैंने सेम क्लास सिलेक्टर यूज किया है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका एग्जांपल क्लास सिलेक्टर का। जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्लास सिलेक्टर यूज व्हेन यू वांट टू चेंज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स का एक साथ वैल्यू चेंज करना है तो आप क्लास सिलेक्टर यूज कर सकते हो। अब क्लास सिलेक्टर का जो नेम है ना, शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर। वैसे तो आईडी सिलेक्टर का भी नेम्स कभी भी, क्लास सिलेक्टर या आईडी सिलेक्टर का नेम हमेशा नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो ये नाम दे रहे हो ना, ये जो नाम दे रहे हो यहाँ पे ऐसा 1 2 3 साइज ऐसा नहीं देने का। ठीक है, कभी भी कैरेक्टर से नाम देने का। ठीक है, अब ये एग्जांपल था आपका क्लास सिलेक्टर का। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे H1 के लिए या P के लिए, दोनों के लिए इंट्रो करके एक क्लास सिलेक्टर बनाया था और दोनों के लिए सेम जो CSS है वो अप्लाई हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लास सिलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, तो क्लास सिलेक्टर मतलब किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए आप क्लास सिलेक्टर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हम क्लास सिलेक्टर सिर्फ H1 टैग के लिए बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, P टैग बनाता हूँ एक, ओके, इसके अंदर लिख देता हूँ डेमो, डेमो लिख देता हूँ ऐसे। ऑलराइट, और ये जो क्लास सिलेक्टर है ना, इसको इधर भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब इस पे भी अप्लाई हो रहा है, इसका भी फॉन्ट साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये क्लास सिलेक्टर अभी H1 पे भी अप्लाई हो रहा है, P पे भी अप्लाई, बट मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास सिलेक्टर ऐसा कर सकता हूँ सिर्फ H1 के लिए अप्लाई हो, P पे अप्लाई ही ना हो। वो कैसे करूंगा मैं, क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे जाना है, ये जो पीरियड है ना, डॉट है ना, इसके आगे H1 लगा देना है। यानी कि जिस एलिमेंट के लिए, देखो जैसे ही मैंने H1 लगाया, यहाँ पे ये डेमो का साइज वापस छोटा हो गया, यानी पैराग्राफ का साइज वापस छोटा हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ मुझे क्या करना है, पैराग्राफ के लिए यूज करना, तो यहाँ पे P लगा दूंगा। तो देखो सिर्फ पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बड़ा है, बाकी इनका छोटा छोटा है। तो यानी कि इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ पैराग्राफ पे अप्लाई होना है। तो इसको बोलते हैं क्लास सिलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए बनाना है क्लास सिलेक्टर, तो आप ऐसा बना सकते हो। इसके आगे जो भी HTML एलिमेंट, जो भी टैग रहेगा, इसके पीछे लगा दो, डॉट के पीछे लगा दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्लास सिलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। टू स्पेसिफाई ओनली वन स्पेसिफिक HTML एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड, देन यू शुड यूज एलिमेंट नेम विद द क्लास सिलेक्टर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम एग्जांपल मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये एकदम तगड़ा चीज है। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, सब पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज मुझे सब पे अप्लाई करना है। ठीक है, अगर ये साइज को सपोज यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाना है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे स्टार लगाना है। इसको वाइल्ड कार्ड करते हैं, बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ये जो स्टार आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो फॉन्ट साइज है ना, सब पे अप्लाई होना चाहिए, चाहे कोई भी टेक्स्ट ले लो, सब पे अप्लाई होना है। तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर दो, स्टार लगा दो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप स्टार लगा दो, बस देखो सब पे अप्लाई हो रहा है। अब आप इस डेमो HTML के अंदर कोई भी टेक्स्ट बना लो। यहाँ पे सपोज H2 बनाता हूँ। ठीक है, का नाम न्यू डेमो देता हूं। ओके, यहाँ पे देखो इस पे भी अप्लाई हो रहा है। इसका भी फॉन्ट साइज क्या आ रहा है, इसका भी फॉन्ट साइज कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। यानी कि ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, इसका नाम ही क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। मतलब इस demo.html में जो भी टेक्स्ट रहेगा, सबका फॉन्ट साइज इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉन्ट साइज की बात करो, आप इसके अंदर जो भी दोगे ना, सब पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कलर देता हूं, देखो कलर देता हूं तो सबका, जिसका कलर नहीं दिया था सबका ब्लू हो गया। अब देखो जिसका इसका कलर मैंने नहीं दिया था, यानी कि इन दोनों का कलर नहीं दिया था, सबका कलर ब्लू हो गया। यानी कि यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, सब पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे इसको वापस से ये कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज देखो सब पे अप्लाई हो रहा है, यानी कि मैंने अलग से किसी को फॉन्ट साइज H1 को ना इसको किसी को भी फॉन्ट साइज नहीं दिया है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ये सब पे क्या हो रहा है, ये वाला फॉन्ट साइज अप्लाई कर रहा है। ठीक है, बट अगर आप अलग से यहाँ पे फॉन्ट साइज दोगे, तो वही फॉन्ट साइज यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर देता हूँ, तो वो 10 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, बट यूनिवर्सल सिलेक्टर का अगर कहीं पे भी नहीं दोगे, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में जो भी रहेगा फॉन्ट साइज, वो उस पर अप्लाई होगा। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल यूनिवर्सल सिलेक्टर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से सिलेक्टर पढ़े हम लोग ने, आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या करता है, हमेशा यूनिक एलिमेंट्स के लिए यूज होता है।
क्लास सिलेक्टर ग्रुप ऑफ एलिमेंट को अगर अफेक्ट करना है तो क्लास सिलेक्टर यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, पूरा क्या करता है, एक यूनिवर्सल होता है जिसे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करते हैं उसके साथ। तो अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर में जो भी दोगे सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, आपके एचटीएमएल एलिमेंट में जो भी रहेगा सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। एक और होता है, एक्चुअली आपके सिलेबस में शायद नहीं दिया है, इसको बोलते हैं ग्रुप सिलेक्टर, ठीक है। तो ग्रुप सिलेक्टर मतलब हम लोग ने देखा था ऑलरेडी, एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग। ग्रुप सिलेक्टर यानी कि मुझे क्या करना है, सपोज करो ये जो H1 टैग है, जितने भी इसके अंदर H1 टैग है उस पर अप्लाई करना है। इस HTML टैग, इस HTML पेज के अंदर जितने भी H1 टैग है सब के ऊपर मुझे क्या करना है, ये करना है अप्लाई CSS। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ऐसा लिखूंगा H1। H1 क्या हो गया, ग्रुप हो गया एक, ठीक है। H1 के जितने भी टैग रहेंगे सब पे अप्लाई होगा, इसलिए इसको बोलेंगे ग्रुप सिलेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक्वा देता हूँ, देखो सब पे जितने भी H1 है, ये H1 टैग है, इस पे भी अप्लाई होगा, ये भी H1 टैग है, इस पे भी अप्लाई हो रहा है, ये भी H1 टैग है। तो ये H1 के जितने भी ग्रुप रहेंगे, H1 के जितने भी टैग्स रहेंगे इस HTML के अंदर सब पे अप्लाई हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको सारे सिलेक्टर्स क्लियर हो रहेंगे, क्योंकि ये सारे सिलेक्टर याद रखना और अच्छे से रिवाइज कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सारी चीजें भूल जाओगे। और मैंने आपको क्या बोला था, क्लास अपना जो ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा था उसके पहले ही बोला था कि ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको आगे आपके फ्यूचर में भी काम आने वाला है, ठीक है। और एक चीज बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप ये जो VS कोड में करा रहे हो कोड, उसको VS कोड में नहीं नोटपैड में कराओ। तो मैं एक काम करता हूँ, जो नेक्स्ट अपना वीडियो रहेगा उसमें आपको नोटपैड में कैसे रन करना है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये VS कोड में जो लिख रहा हूँ ना एकदम एग्जैक्टली सेम वैसे भी वहां पे भी करना है, फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नोटपैड में कैसे HTML का कोड लिखना है और उसके बाद उसको कैसे रन करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया है। और एक बंदे का और कमेंट आया था कि उसके पास ना लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, उसके पास सिर्फ मोबाइल है, तो मोबाइल में कैसे रन करेगा HTML या CSS का कोड। तो उसके लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, एक तो आप ऑनलाइन एडिटर यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए एक आपको एडिटर बता देता हूँ मैं। तो एक तो एडिटर आप यहाँ पे देखो, ये वाला एडिटर यूज कर सकते हो। आपको W3 स्कूल पे जाना है, यहाँ पे कोई किसी पे भी क्लिक करो, ऐसा क्लिक करने के बाद ये एडिटर यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जो भी लिखोगे HTML या CSS का कोड यहाँ पे इफेक्ट होगा, सबसे बेस्ट एडिटर है। दूसरा एडिटर यहाँ पे आता है कोड सैंडबॉक्स करके आता है, ठीक है। कोड सैंडबॉक्स में आप जाओगे यहाँ पे, तो कोड सैंडबॉक्स में आप करना है यहाँ पे HTML CSS और JS एडिटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कोड, यहाँ पे लिखना है कोड सैंडबॉक्स HTML CSS JS एडिटर। ओके, आपके मोबाइल में ब्राउजर में जाके टाइप करो और यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे style.css ऑलरेडी बना है, इसके अंदर अपना स्टाइल लिख सकते हो आप। index.html बना है, इसके अंदर आप इंडेक्स लिख सकते हो, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट अगर लिखना है तो वहाँ पे लिख सकते हो, बट यहाँ पे देखो ये सारी फाइल्स है index.html, आपको इसके अंदर HTML कोड लिख सकते हो, ऑलराइट। इसके अंदर CSS कोड लिख सकते हो। और एक और आता है कोड सैंडबॉक्स का, एक JS फिडल आता है, ठीक है। देखो JS फिडल में भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हो, यहाँ पे HTML कोड लिख सकते हो और यहाँ पे CSS कोड लिख सकते हो, और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 टैग, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है। यहाँ पे देखो, और इसको यहाँ पे ऐसा रन करने का, और रन करने के बाद देखो यहाँ पे आपको आउटपुट आएगा, ठीक है। यहाँ पे HTML, यहाँ पे CSS कोड लिख सकते हो, ऑलराइट। तो अगर आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल नहीं है, सॉरी आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो आप मोबाइल में ऑनलाइन कोड एडिटर यूज़ करो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐप आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हो HTML CSS एडिटर, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप भी मिल जाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो एक बनता है, राइट। और आपको दूसरा काम क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो गाइज मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।